हाय, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अब बारी है 10 के दमदार ट्रेड्स की। अगले आधे घंटे बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज, बाजार पे बढ़िया सा व्यू, कॉर्पोरेट सब होंगे। शो का टीजर, डिटेल्ड टीजर आगे लेकर आता हूं, लेकिन पहले सुबह की टॉप हेडलाइंस। पहलगाम हमले का भारत ने लिया बदला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को सेना ने किया पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर स्ट्राइक। जैश, लश्कर और हिजबुल के 9 आतंकी ठिकाने तबाह। 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा सेना पर गर्व, आतंकवाद के संपूर्ण नाश के लिए प्रतिबद्ध। सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी। निचले स्तरों से निफ्टी करीब 250 पॉइंट सुधरकर 24,400 के करीब, लेकिन बैंक निफ्टी 250 पॉइंट से ज्यादा ऊपर। इंडिया विक्स 3% चढ़ा। भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टाटा मोटर्स करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। अब यूके से जैगुआर, लैंड रोवर और जैसी कारें आने का रास्ता हुआ साफ। उधर एक्सपोर्ट्स से जुड़ी कंपनियों में जोरदार तेजी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल्स, बुधवान टेक्सटाइल्स, विल्सन भागे। और दमदार नतीजों के बाद बीएसई में 6% की तेजी, बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं पिरामल एंटरप्राइजेज और पेटीएम भी रिजल्ट्स के बाद 5 से 6% भागे, लेकिन रिजल्ट्स के बाद गोदरेज कंज्यूमर में हल्का दबाव। अच्छा, एक चीज इंतजार था, सुबह 10 बजे एमईए और डिफेंस फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्ड ब्रीफिंग का। वो ब्रीफिंग थोड़ी सी टल गई है। 10 बजे की जगह जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे, आप 10:30 बजे जैसे ही होगी सीएनबीसी आवाज उस ब्रीफिंग में आपको ले चलेगा। खैर, इस शो में पहले शो का टीजर दे देता हूं, उसके बाद वीरू से निफ्टी बैंक पे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। आई एम श्योर अब तक उन्होंने काफी कुछ टटोल लिया होगा। गाबा सर और अमित सेठ साहब पिछले शो से इस शो में अपने साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल से रचना वैद्य और मुंबई से रुचित जैन भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी चर्चा होगी। आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य साहब होंगे। और साथ साथ जैसे मैंने कहा था, सारे तड़के होंगे। मैनेजमेंट कल का स्टॉक फोकस में जो बना था नतीजों के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी तगड़ा प्रेशर माउंट हुआ था। रिजल्ट्स के इंटरनल्स और आगे के आउटलुक पर बैंक के एमडी और सीईओ देवदत्त चांद साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले जरा मार्केट्स की चाल। वॉलेटाइल है, ठीक ठाक, ऐसा नहीं है। पहला 150 पॉइंट नीचे खुले थे, उसके बाद रिकवर करे, मोमेंटम टूल पकड़ा और 450 तक की ट्रेजेक्टरी तक चला गया था भारतीय बाजार। 450 मतलब कल क्लोज हुआ था 380 पे, 70 पॉइंट इन ग्रीन, 150 पॉइंट इन रेड से 70 पॉइंट इन ग्रीन गया। वहां से थोड़ा सा ठंडा पड़ा है और अब क्लोजिंग कल की जो थी उसके इर्द गिर्द कामकाज होता हुआ। वोलेटाइल सेशन है, वो सेशन की वोलेटिलिटी आपको जब एडवांस डिक्लाइन की लकीरें आएंगी उससे ही समझ में आ जाएगा। खूब उठापटक के बीच में अब तक कामकाज हुआ है, पर वो डिसेंट सा सदा हुआ सा रिस्पॉन्स है, ऐसा जरूर कह सकते हैं। वीरू, निफ्टी तूल पकड़ते पकड़ते जो पस पड़ा, वापस 340-350 की ट्रेजेक्टरी पर आके खड़ा हुआ है। आपकी रीडिंग अब तक के 45 मिनट के सेशन की, निफ्टी की और इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक की साथ साथ। आशीष, देखिए डेली पे अगर आप डेली चार्ट को देखें तो अभी भी निफ्टी कैंडल आपको अच्छी लगेगी। अगर आप कल कोई बोझ लेके नहीं गए हैं डायरेक्शनल ट्रेड का, तो आपको जो डिप मिला सुबह सुबह 10 डिमा की तरफ 24,200 का, उसने काम किया अपना भरपूर। आशीष, हर सवाल का जवाब यही है कि ये स्ट्रक्चर सिंपली निफ्टी का कह रहा है। जनाब, अगर आपने रिस्क लिया है, डिप्स को बाय किया है, ऊपर प्रॉफिट नहीं बुक किया है, अभी भी लॉन्ग लेके बैठे हैं, तो आपका सिंपली जो है वो फंडा है 24,200, 24,180। इस बेस पॉइंट के नीचे निफ्टी में पेन शुरू हो सकता है, ये बात मैं एग्री करता हूं।
बट टिल द टाइम पुट राइटर्स 24,200 के हैं, टिल द टाइम आपका 10 डेमा सिक्योर है, निफ्टी उस ट्रिजेक्टरी को सेव करके रखेगा। बट एक बात है कि 24,400 और 500 पे अब कॉल राइटर्स आ गए हैं, तो पूरा का पूरा गेम आशीष इस पूरे दिन का अगर कोई बड़ा उलटफेर ना हो और कोई बड़ी खबर ना आए, कोई बड़ी नेगेटिव खबर ना आए, तो शायद हम इस 200 पॉइंट पे ले जाएं। बट पेन बिलो 24,180, 190, 200 आशीष। और जहां तक निफ्टी बैंक की बात है आशीष, निफ्टी बैंक कंप्लीटली आज एक शॉर्ट कवरिंग मोड में था। सुबह जो मैंने बात कही थी कि 54,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, वहीं से इसने पुल बैक दिया निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक अब 54,200, 54,000 के ऊपर जब तक है, ठीक है, पुल बैक मोड में रहेगा। बट टू एक्वायर स्ट्रेंथ आशीष, जिसे कहते हैं ना, इस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल के आने के लिए आपको 54,500 और 54,720 उसको पार करना पड़ेगा। ये कोलैप्स RS1 से ही हुआ है। तो इस प्रकार का रुझान है मेरे लिए आशीष, आज कल परसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 24,200, 24,180 आशीष। 24,200, 24,100 की ट्रेजेक्टरी, और वो तगड़ा बिल्डअप भी 24,000 के जोन्स पे, और साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी। तो लेवल्स को डिफेंड कर लें, 100-200 के आसपास की ट्रेजेक्टरी को वॉच करने की ज़रूरत बचे हुए इस हफ्ते के सेशंस के लिए। चलें पैनल को दिखाइए, इस समय बढ़िया से ट्रेड लेने चला जाए। रचना जी, मुंबई, अच्छा वीरू आ गया डिटेल, वो कल मैं रात में पढ़ रहा था, वो जो मॉक ड्रिल है ना, मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में, पुणे में है, नासिक में है, औरंगाबाद वगैरह का डिटेल आ गई। ये भोपाल में हो रही है क्या मॉक ड्रिल? रचना जी, हो रही है क्या भोपाल में? जी बिल्कुल हो रही है, यहाँ पे भी आज 7:40 PM को है, एंड वी हैड मैसेजेस आल्सो फ्रॉम आवर सोसाइटीज एज वेल। तो शाम को आज वो सब प्रैक्टिस करनी है। अच्छा रचना मैम, थोड़ा सा टफ सेशन है नेविगेट करने के लिहाज से, लेकिन फिर भी कहाँ पे रिलेटिव कन्विक्शन ट्रेड के लिहाज से? फर्स्ट द सेशन इज वेरी वॉलेटाइल, एंड ये ऐसे ही रह सकता है आज पूरे दिन, और दोनों बाजू शार्प स्विंग्स हमें दिख सकते हैं। नेवरदलेस अगर हम लॉन्ग साइड के लिए चेक करें कि कहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वन नेम जिस पे मेरी नजर रहेगी दैट कुड बी मैरिको। मैरिको के कल से जो न्यूज वगैरह भी थे, उस हिसाब से भी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी बनने के चांसेस है। तो जो भी मार्केट का अपस्विंग होगा ड्यूरिंग द डे, उसमें एक नाम जहां पे पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है दैट कुड बी मैरिको। फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक ये 726 के ऊपर बना रहेगा, तो यहाँ पे 736 की तरफ एंड 40 की तरफ जाने के चांसेस है। तो मैरिको में डिप्स पे लॉन्ग कर सकते हैं, और 726 फ्यूचर्स पे होल्ड करे वो देखना बहुत जरूरी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। एंड अनदर नेम जिसकी उम्मीद रहेगी आज की जो अच्छा शायद परफॉर्म करे दैट कुड बी MGL, जो सुबह के आप लोग के शोज में भी था, जो 20 नेम्स सिलेक्ट करे जाते हैं उसमें। तो MGL में हम 1400 के करीब अभी बैठे हैं फ्यूचर्स पे। ये काउंटर अगर डिप पे बाई करा जाए एंड 1380 के आसपास अगर मौका मिल जाए इसमें एंट्री का, तो 1370 का एसएल लगा सकते हैं इसमें, और 1405 तक का टारगेट शायद हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप जो भी बाइंग करें डिप पे करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, एंड इंट्राडे के लिए ही करें। इंट्राडे के लिए ही कीजिए, कोई पोजिशनल व्यू यहाँ पे नहीं है। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड, आपके ट्रेड्स इनफैक्ट। वेरी गुड मॉर्निंग वीरू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे पहले पिक रहेगी वो बैंकिंग हैवीवेट ICICI बैंक में रहेगी। सिंपल लॉजिक है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ जो वॉलेटिलिटी हमने पिछले 2-3 दिनों में देखी है मार्केट्स में, वो वॉलेटिलिटी का कोई असर ये स्टॉक पे नहीं रहा है। सो जब बैंक निफ्टी में भी कल 400-500 पॉइंट का जब करेक्शन था, तभी भी ये स्टॉक पॉजिटिव था और काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो आई थिंक क्लियर मैसेज है कि जो वॉलेटाइल टाइम्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आई थिंक वहाँ पे रिलेटिव सेफ्टी भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ICICI बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही है। 1410 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करे 1490 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और दूसरी पिक रहेगी मेरी टाटा मोटर्स में। अगेन यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में हम रेकमेंड नहीं कर रहे यहाँ पे, और ज्यादा हैवीवेट्स को स्टिक कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है स्टॉक। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हुए हैं आज, और पिछले कुछ दिनों में 20 डेमा के आसपास ये पूरा कंसोलिडेशन स्टॉक का हुआ है। सो मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक मूव या मूव टाटा मोटर्स में यहाँ पे आने के चांसेस है।
652 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह है 695 के टारगेट्स के लिए। बढ़िया है। हेवीवेट्स को टारगेट करते हुए रुचित जी दोनों खरीदारी करने के कॉल, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स। गाबा सर, क्या रडार पे आ रहा है, कहां ट्रेड और लिया जाए? मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए एपीएल अपोलो पे। ट्रेड करा 1633 के आसपास, 1620 का स्टॉप लगना चाहिए। सेटअप के हिसाब से एक अप मूव ऑन है, 1650 1660 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए एपीएल अपोलो। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है चोला फाइनेंस। इसका भी करीब 5-6 दिन से एक अच्छा बेस बना हुआ है। ट्रेड करा 1565 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 1550 का, 1540 का। नियर टर्म टारगेट 1600 के चोला फाइनेंस। चोला 1500 से 10 BFCs में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे चोला में ही है। अमित जी, आपके दो ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड रहेगा एसीसी के मे के फ्यूचर्स। एसीसी में कंटिन्यूअस वीकनेस हम देख रहे हैं। स्टॉक अपने प्रीवियस डे के हाई को पिछले 4-5 दिनों से क्रॉस नहीं कर पा रहा और काफी वीक है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 1840 के आसपास। इसे शॉर्ट करें, 1860 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1800 के, 1800 के। थोड़ी सी चॉइसेस कम है तो मॉर्निंग में जो मैंने स्टॉक दिया था भारती एयरटेल, उसके साथ मैं कंटिन्यू करूंगा एज अ सेकेंड स्टॉक। 1902 का इसका प्राइस है, 1940 के टारगेट्स रहेंगे और 1880 के स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, लाजली सारे खरीदारी करने की कॉल है। एक एसीसी छोड़ दूं तो रचना जी कह रही है मैरिको और एमजीएल महानगर गैस पसंद आ रहा है, तेजी करिए। रुचित कह रहे हैं दो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स पे स्टिक करिए, तेजी करने का मन बनाया जा सकता है। गाबा सर, एपीएल अपोलो के आज रिजल्ट्स आने हैं, उससे पहले मजबूती दिख रही है चार्ट्स पे और चोला फाइनेंस पसंद आ रहा है। सेठ साहब का भारती एयरटेल बाय है जो सुबह से मेंशन कर रहे हैं, वो उसी में दमखम अभी भी नजर आता है। और एक इकलौता सेल 10 के दमदार ट्रेड्स का है एसीसी, जो सेठ साहब कहते हैं शायद इसमें प्रेशर थोड़ा सा दिख भी रहा है और बढ़ भी सकता है यहां से। ये रहा अब तक का बढ़िया सा सारे ट्रेडिंग बेट्स। इस बीच ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य सर हमारे साथ जुड़ते हुए। त्रिदीप सर हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। त्रिदीप सर का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस इक्विटीज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और ना सिर्फ हिंदुस्तान, उभरते बाजार, डेवलप्ड मार्केट, सब पे पैनी नजर। तो इनसे बेहतर कोई वॉइस नहीं थी अपने पास दुनिया में क्या हो रहा है ये जान लेने के लिए। तो त्रिदीप सर, डोमेस्टिक जो था डेवलपमेंट, वो तो काफी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्लोबली दो इंपॉर्टेंट चीजें, वो भी यूएस सेंट्रिक हैं। एक, आज शाम को वो फेड का फैसला आना है, शायद लार्जली स्टेटस को हो, पर है बड़ा टफ आस्क उनके लिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ के स्लो डाउन के कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीडिंग आप लोग की क्या, प्लस इसी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ देता हूं, टैरिफ रिलेटेड। अब क्या रिलेटिव कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग ईडलवाइस पे मान के चल रहे हो टैरिफ के फ्रंट पे द वर्स्ट इज रियली बिहाइंड अस? और वो जो ट्रम्प साहब का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि यार ये सब करके मैं मेक इन अमेरिका करना चाहता हूँ, वो लॉजिकली पॉसिबल है क्या? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन सब डायनामिक्स को रीड करके समझ के ये हो पाएगा क्या? ये सिर्फ मसल आर्म ट्विस्टिंग थी और कुछ नहीं? बहुत अच्छा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, अमेरिका के ऊपर जो मेरी समझ है एज एन ऑब्जर्वर, वो ये है कि जो एक हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे थे पिछले 40-50 साल में, कि एक लीडर होता था, वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, और बाकी सारे इकोनॉमीज उसके इर्द गिर्द रोटेट करते थे, एक्सपोर्टिंग टू द किंग नेशन एंड और उस पे मतलब काफी इकोनॉमीज डिपेंडेंट थे। ये सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जब जहाँ की एवरी कंट्री, हर एक इकोनॉमी की अपनी अपनी फ्रेलिटी, जिसको अपनी अपनी वीकनेस है, वो कहेंगे। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग है कि पिछले 40-50 साल से काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से और अमेरिका से बाहर निकल चुकी। ये ट्रम्प साहब का मानना है कि टैरिफ से शायद रिवर्स हो जाए। मेरा मानना यह है कि ये होना बहुत मुश्किल है। इससे सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअली अमेरिका में ही आएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, टैरिफ अगर बढ़ा के रखते हैं,
तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा। पर मेरे ख्याल में इनकी समझ उनको भी है। इसलिए नेट नेट में ये कहूंगा ये एक नेगोशिएशन टूल है अमेरिका के इकोनॉमी की एक बेस्ट डील अपने ट्रेडिंग पार्टनर से निकालने के लिए, और मेरे ख्याल से उस हद तक सीमित रहेगी। ये जो पथ है जब तक कि ये एक डील नेगोशिएट नहीं हो जाती है, ये थोड़ा वोलेटिलिटी से भरा हुआ रहेगा। कभी हार्ड ब्रेक होगा कि टैरिफ्स काफी ज्यादा है जो कि इकोनॉमिक्स के लिए नेगेटिव है, और कभी वो पॉजिटिव होगा कि कोई डील स्ट्राइक हो गई है जैसे इंडिया और यूके के बीच में कल हुई है। इस तरीके से थोड़ा सा उथल पुथल बना रहेगा, बट नेट नेट ये ट्रेड नेगोशिएशन टैक्टिक्स है rather than the end game, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए टैरिफ्स में हमारा मानना ये रहा है कि ग्लोबली इसका नेट जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है, और जो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ग्लोबली, और जब ऐसा होता है तब वैल्यूएशन मल्टीपल्स के लिए नेगेटिव होता है अक्रॉस ऑल द मार्केट्स। तो अगर आप ग्लोबल रीड पूछिएगा तो ये मेरा रुझान होगा इन सब सिचुएशंस पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बीच वो स्क्रीन पे विजुअल्स जो आ रहे हैं, MEA और आर्म्ड फोर्सेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात हुए ऑपरेशन सिंदूर रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स ब्रीफ किए जाएंगे। वो मीडिया के संबोधन की तैयारी हो रही है, उसके लाइव विजुअल्स आपकी स्क्रीन्स पे 10:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। विजुअल्स दिखाते रहिएगा और तरीफ सर को रखिए स्क्रीन्स पे। तरीफ सर, इन सब के बीच में हाल में इंडिया ये ऑफलेट थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल मामला था, अदरवाइज ऑफलेट इंडिया ने आउट परफॉर्म करा। लगातार FIIs का कैश इन्फ्यूजन चलता चला गया, फ्लोज बढ़िया थे। ये टैरिफ वॉर के बीच में दरअसल इंडिया को क्या ये लोग हाइडिंग प्लेस के तौर पे ट्रीट कर रहे थे, या वाकई अपने दिन बदल गए हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसका मैं इस तरीके से जवाब दूंगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट लेते हुए, कि इसको साल के शुरुआत से देखें और अब तक का सिचुएशन का एक ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करें तो आप पाइएगा कि हम एक एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, जहां की ट्रम्प के पॉलिसीज हमको मालूम नहीं थे, हमारे खुद के स्पेंडिंग पैटर्न्स क्लियर नहीं थे, और साथ में ये जियोपॉलिटिक्स का भी कोई क्लैरिटी नहीं था। ये तीनों चीजों में हमको कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो काफी अनसर्टेनिटी थी। वहां से लेके अब तक जो है उसमें से 2 बड़े अनसर्टेनिटीज दूर हो चुके हैं। एक इंडिया के स्पेंडिंग प्लान्स, दूसरे ट्रम्प साहब के प्लान्स ओवरऑल स्पेंडिंग के हमको क्लियर है। अर्निंग्स की अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। तो ये जो मार्केट पिछले अगर आप देखें 1-2 महीने में जो एक ऊपर की तरफ रुझान किया है, उसका मेरा रीड ये है कि वो इसलिए क्योंकि एक फ्रॉम मैक्रो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी से एक अर्निंग्स अनसर्टेनिटी जो कि लेसर वरी है, उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उस बीच में ऑफ कोर्स इंडो पाकिस्तान का जो एक सिचुएशन है वो डेवलप हुआ, और कल के स्ट्राइक के बाद कुछ हद तक वो डिसॉल्व हुआ है, बट नेट ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी से लेस अनसर्टेनिटी की तरफ हम जा रहे थे। इसलिए जो शुरुआती तौर पे मार्केट्स को झटका लगा साल में, वहां से अभी हम ऊपर हैं। और इसलिए अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज में देखें तो हमने करीबन जनवरी-फरवरी के इर्द गिर्द हमारा जो कैश पोजीशन है वो काफी हमने कम कर दिया था, और कैश हमारे पोर्टफोलियोज में अभी भी 5% से काफी कम है। इसको हम देखते हैं कि एक मैक्रो लेवल पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, अर्निंग्स लेवल पे अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। मेरे ख्याल में उसको ठीक होते होते 1-2 क्वार्टर और लगेंगे, बट वहां पे गुड न्यूज 2 या 3 है। पहली बात ये कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग चालू हो गई है जनवरी, फरवरी, मार्च से। अगर आप देखें ऑर्डर अनाउंसमेंट्स आगे बढ़ गए हैं, नंबर 1। दूसरी, पिछले 2-3 महीने में क्रूड ऑयल में करीबन 25% प्लस का डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि बैक हाफ ऑफ द ईयर कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव होगा। तीसरा, एक रेट कट 50 बेसिस पॉइंट हो गया है, आगे और होने की उम्मीद है। वो एक ईजिंग लिक्विडिटी कंडीशंस भी बेहतर करेगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम लोग काफी इसमें डिपेंडेंट रहते हैं, और रेगुलेटरी कंडीशंस भी थोड़ी बहुत ईज हुई हैं। अगर आप बैक हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 का सिचुएशन देखें ऑन कंजम्पशन, ऑन फाइनेंशियल्स, एक अच्छा मेरे ख्याल से सिचुएशन बनने की फिराक में है। तो हमें लगता है कि मार्केट में हम लोग हालांकि थोड़ी सी चढ़ गया है, पॉजिटिव है, सिलेक्टिवली पॉजिटिव है एट हायर लेवल्स, और कंजम्पशन और NBFCs, ये 2 सेक्टर की तरफ हमारी खासी नजर है।
ओके। अच्छा दिलीप सर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अर्निंग्स को लेके अनसर्टिनिटी अभी परसिस्ट करती है, बट मैक्रो फैक्टर्स थोड़े से सुधरे हैं। आपने ये भी बात कही कि हमारे पास कैश काफ़ी है। आईटी को इसमें आप कैसे लेके चल रहे हैं? वो जो बीच में निफ्टी आईटी का कोलैप्स था, कंसिडरिंग राइजिंग इन्फ्लेशन फियर्स इन यूएस इकोनॉमी, उसके बाद निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा कोलैप्स हुआ। मेरे ख्याल से ख़राब अर्निंग्स पे जितना कोलैप्स नहीं होता उससे ज़्यादा तो कोलैप्स वहाँ पे हुआ था। आईटी की स्टेबिलिटी को आपने बाय किया क्या, या फिर आईटी में इच्छुक हैं आप बाय करने में? जी, सो एक्चुअली मैंने बोला था कैश हमारे पास कम है, तो हम डिप्लॉयड थे जब ये मार्केट रैली कर रहा था, तो उसका एक थोड़ा सा बेनिफिट मिला हमको। लेकिन आईटी में हम टैक्टिकली अंडरवेट गए थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि हेडिंग इनटू ट्रम्प पॉलिसीज हमें इस बात की नहीं थी कि वो आगे के बारे में क्या बात करें, क्या ग्रोथ रेट वगैरह होगी। लेकिन जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी था आईटी के केस में, वो ये मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स के समय में था। वहां पे हमने अपने पोजीशंस में आईटी को एक्चुअली ऐड किया है। ये नहीं कि अगले 1-2 क्वार्टर में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, पर मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ट्रम्प टैरिफ्स की थी, वो उस समय फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस समय पर्टिकुलरली रिजल्ट सीजन अभी का बना हुआ है। तो यहाँ से 12 से 24 महीने का अगर आप व्यू सोचेंगे तो आईटी का इंक्रीमेंटली पॉजिटिव होगा। लेकिन ये इम्प्रूवमेंट धीमे धीमे होगा एज अपोज टू इमीडिएटली। ठीक बात। मैं वीडियो ने सही सवाल पूछ डाला, तो मेरे दिमाग में यही था, क्योंकि हमारे पैनल में ना प्रदीप सर कई एक्सपर्ट्स सेफ हेवन के तौर पे आईटी में दाव लगा रहे थे। पता नहीं सेफ हेवन अपनी जगह ठीक है, पता नहीं कितना अल्फा जनरेट कर सकता है आईटी, वो क्वेश्चन मार्क था। खैर प्रदीप सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। आइए भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा की बारी। एमडी और सीईओ देवदत्त चांद साहब हमारे साथ रेडी नजर आएंगे आपको। देवदत्त सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, रिजल्ट्स एक बार एक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा। ऑपरेशनली थे तो नंबर्स कमजोर, एनआईएम्स कई सालों के लोस पर, स्लिपेजेस बढ़ रहे थे, तो काफी सारे इंटरनल्स में दिक्कतें थी, और इसीलिए इस तरह का शार्प रिएक्शन कल के सेशन में देखने को मिला। लेकिन देवदत्त सर, क्या अच्छा इस क्वार्टर में एनआईआई जो डिक्लाइन हुआ साल दर साल, क्या कारण था इस तरह के प्रेशर का, और फिर इस पेन से किस हद तक आप FY26 में एक्सपेक्ट करो उभरोगे? आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। एंड नंबर्स का बात करें तो जो फुल ईयर का बात करें, बिकॉज ये Q4 है, FY25 ओवर 24 का बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम का जो ग्रोथ है 2.1% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ 4.7% है, नेट प्रॉफिट का 10.1% है। इसमें जो नेट इंटरेस्ट इनकम का थोड़ा जो ग्रोथ अपना 2.1% देख रहे हैं, उसमें थोड़ा जो डिपॉजिट कॉस्ट का प्रेशर है, पहले भी हमने बोला था। उसी के लिए हमने मार्जिन गाइडेंस लास्ट टाइम दिसंबर में थोड़ा चेंज भी किया था। उसी के लिए जो एनआईए का ग्रोथ है वो थोड़ा म्यूटेड है, वो कम है। बट जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है बैंक उसमें फोकस किया है, उसमें वो ऑप्टिमाइज किया है, उसमें जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 15% है। उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ भी 4.7 है, और नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली हमारा एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है। उसके लिए हमने नेट प्रॉफिट में, बिकॉज प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम होता है, उसके लिए हमने नेट प्रॉफिट में 10.1% का ग्रोथ है। आप ये नंबर्स सपोज जो मार्केट कंडीशन रहा है फुल ईयर में FY25 में, उसमें देखेंगे तो ये नंबर्स मार्केट से अलाइंड है, इन द सेंस ये जो ट्रेंड है सिस्टम के लिए भी है, हमारे लिए भी है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मार्केट का जो चैलेंजेस है लिक्विडिटी में था, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा एलिवेटेड डिपॉजिट कॉस्ट था, उसी का होने के बावजूद भी हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ROA है, उसमें ऑप्टिमाइज करने में कामयाब रहे हैं। तो आई थिंक वी हैड अ गुड क्वार्टर एंड गुड फाइनेंशियल फुल ईयर। एंड बैंक का जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंट रहा है, स्टेबल रहा है। ये 1-2 क्वार्टर से नहीं, लास्ट 10-12 क्वार्टर से लेंगे तो आई मीन फंडामेंटली आई थिंक कि बैंक का जो बिजनेस मॉडल है उसमें कंसिस्टेंसी एक की थीम है, एंड आउटलुक ऑलवेज पॉजिटिव का तरफ रहता है। अच्छा, तिमाही आधार पे आपके ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस की फिगर्स में इम्प्रूवमेंट है, बट अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं तो आपके नेट एनपीएस में एक बढ़ोतरी है। थोड़ा सा इसको समझाएंगे सर? देखिए, ये डाइवर्जेंस नहीं है, अलाइंड है। मैंने
दो तीन डेटा आपको देता हूँ ऑन द एसेट क्वालिटी। एक तो हमारा जीएनपीए कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ट्रेंड है लास्ट 11-12 क्वार्टर्स में, और जीएनपीए 2.26 13 ईयर्स से बेस्ट है। सेकेंडली नेट एनपीए जो है दैट इज आल्सो क्लियरली डाउनवर्ड ट्रेंड, और ये ऑलमोस्ट 0.6 का रेंज में आ गया है। जो दो रेशियो हमने गाइडेंस पहले दिए थे, स्लिपेज रेशियो एंड क्रेडिट कॉस्ट, हमने स्लिपेज का गाइडेंस दिए थे 1.1 to 1.25, बट स्लिपेज 0.7 में फुल ईयर में रहा है। वो लास्ट ईयर से 0.99 था, उसमें कम आकर 0.7 में आया है। सेकेंडली क्रेडिट कॉस्ट जो है हमने 0.75 का गाइडेंस देते हैं, अप टू बोलते हैं, बट देन इस साल 0.47 रहा है, जो अगेन लास्ट ईयर से बेटर है। दो और डेटा जो आपको बताता हूं कि जो फुल ईयर का प्रोविजन है वो लास्ट ईयर प्रोविजन फुल ईयर से कम है। फुल ईयर का जो रिकवरी है लास्ट ईयर रिकवरी से बेटर है, और इस साल का बात करें तो जो रिकवरी स्लिपेज से ज्यादा है। सो मेरा एंड और एक डेटा पॉइंट जो दिया हुआ है, जो द कलेक्शन एफिशिएंसी लास्ट ईयर 98 था, इस पर 98.6 है। सो इफ यू लुक एट ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी का जो कंस्ट्रक्ट है, जिसमें कि कोई भी पैरामीटर लीजिए उसमें बैंक ने अच्छा किया है। सो मीनिंग देयर बाय जो फ्यूचर आउटलुक एसेट क्वालिटी का बेस्ट में जो एस्टिमेट करते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई भी पैरामीटर में बैंक ने कोई रेशियो है जो एलिवेटेड है जिसके कोई कंसर्न क्रिएट कर सकता है। ओके देवदत्त सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज थोड़े से नंबर्स इंटरनल डिसअपॉइंटिंग थे, पर खामियाजा तगड़ा था। कल एक समय तो 10% के दबाव के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का काउंटर ट्रेड कर रहा था, आज भी ऊपर से लड़खड़ाया हुआ ही नजर आएगा। रचना जी, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार क्विकली चार्ट चेक लें, कल काफी पेनफुल सेशन रहा इसके लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आज भी कोई यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा, इतने कल के स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद भी। एंड जब तक हम यहाँ पे 225 के नीचे है, तब तक कोई मुझे ज्यादा होप्स भी नहीं है। छोटी मोटी रैलीज आएगी तो वो कोई उस पर बिल्डअप फर्दर होने का या फॉलो थ्रू मिलने का चांस कम नजर आ रहा है। इन नाम में लॉन्ग के लिए फिलहाल बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और फ्रेश शॉर्ट के लिए अगर देखें तो छोटी मोटी रैलीज पे देखें, और शॉर्ट साइड पे ही अपॉर्चुनिटी ढूंढे अगर रैलीज फेल होती है तो, और तब बाकी लॉन्ग साइड के लिए या पोर्टफोलियो एडिशन के लिए फिलहाल दीज नेम्स आर एन अवॉइड। तो देखिए, एक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बेनिफिशियरी के तौर पे अपन ने आज मैनेजमेंट से चर्चा भी करी थी, सेवा गणपति साहब से। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अब 13, जबकि इसके लिए बहुत छोटा बाजार है यूके, लेकिन हाँ पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं। स्टॉक देखिए, और रैडिको खैतान बहुत सॉलिड रिजल्ट परफॉर्मेंस था, पर उस यूके एफटीए का खामियाजा अब स्क्रीन पे विजिबल। 3.25% दबाव। रुचित, क्विकली रैडिको खैतान का चार्ट चेक। आई थिंक नो अपसाइड लिमिटेड लग रहा है स्टॉक में, क्योंकि प्रीवियसली भी ये स्टॉक 2650 की रेंज में जनवरी मंथ में वहां पे हाई बना के वहां से 1800 तक करेक्ट हुआ था, और फिर से उसी रेंज के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आई थिंक नो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स को अवॉइड करना चाहिए। कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस भी है तो मेरे ख्याल से एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक, चलिए एक छोटा सा ब्रेक का समय। आप दोनों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में, अब तो मिनटों में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के उस पार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव कवरेज।